बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कराची में सियासी खींचातानी, कराची से बिजली गायब पर सब अच्छा की रिपोर्ट। आवाम की परेशानी, सरकार की बेदहानी। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के उतार चढ़ाव, मुख्तलिफ महाज पर हुकूमत को परेशानियां लेकिन अपोजिशन गायब। और जीडीपी गिरावट का शिकार लेकिन हुकूमत मुतमईन, महंगाई की शरह आसमान को छूने लगी। बढ़ती बेरोजगारी की शरह हुकूमत के लिए चैलेंज। और जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और इस हफ्ते सबसे अहम डेवलपमेंट तो एक ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ख़ुसूसी इंटरव्यू के दौरान अपनी 2 साल कारकर्दगी के हवाले से भी बात की गई, जबकि जो काबीना अरकान थे उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम तर 2 साल में जो जो चैलेंजेस रहे उनसे किस तरह से निपटा गया उस पर भी बात हुई। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर, लेकिन फिल वक्त कराची के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं जो ज़ेर बहस हैं। कराची में इतने सारे मसाइल हैं कि पिछले चंद दिनों से हम हमेशा कराची पर बात कर रहे हैं, लेकिन कराची के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। कराची में जिला किमाड़ी के इलाके को नया जिला बना दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कराची में कोई नया जिला बनाया गया हो। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है कराची, जहां पर 6 अजला हैं, लेकिन अब 7वां जिला भी बन गया है। सिंध काबीना ने किमाड़ी को नया जिला बनाने की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी और किमाड़ी जिले में साइट, बल्दिया, हार्बर और माड़ीपुर के इलाके शामिल होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले 2013 में भी जिला बनाया था और उसके बाद 2013 में ही जिला कुरंगी का भी इजाफा किया गया था। अब किमाड़ी को जिला बनाने के बाद नई बहस शुरू हो गई है कि क्या कराची को नए जिले की जरूरत थी या कराची के जो मसाइल हल होने चाहिए थे उन मसाइल को हल करने की जरूरत थी, या जो इख्तियारात की जंग लड़ी जा रही है उस जंग को पाया तकमील तक पहुंचाने की जरूरत थी। कराची के अवाम की तरफ से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उन्होंने किमाड़ी को जिला बनाने के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। और एमकेएम पाकिस्तान कराची के रहनुमा जो मेयर कराची हैं वसीम अख्तर, उनकी जानिब से कहा गया कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिले बन सकते हैं तो फिर नया सूबा भी बन सकता है, कराची को नया सूबा बनाया जाए। जबकि तहरीक इंसाफ में जो कराची के रहनुमा है उनका कहना है कि ज़रूर कोई माली मफाद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नहीं तो अवाम की बेहतरी के लिए तो नया जिला नहीं ये लोग बना सकते। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि कराची के मसाइल जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, वफाक और सिंध के दरमियान एक जंग भी चल रही है। इस पर इसका हल क्या है, मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं मोहसिन बेग साहब, वीडियो लिंक के जरिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, कराची पिछले चंद महीनों से ज़ेर बहस है। कराची के मसाइल वैसे तो हल नहीं हो रहे, जब भी बारिश होती है वहां पर बिजली का मसला शुरू हो जाता है, वहां पर जो सीवरेज का मसला है, लेकिन अब ये जो एक नई बहस शुरू हो गई है कराची में नए जिले की, क्या कराची को एक नए जिले की जरूरत थी या बेहतर इंतजामी उमूर की? थैंक यू काशिफ। बेसिकली कराची के मसाइल डेफिनेटली जैसे हमारे पूरे मुल्क के मसाइल हैं, कराची भी उसी में आता है। कराची क्योंकि जैसे उसकी आबादी में इजाफा हुआ, उसके वसाइल में, उसकी प्लानिंग में उस तरीके से इजाफा नहीं किया गया, उसको प्लान तरीके से जो है लेके नहीं चला गया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की पिछले 12-13 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन मसाइल ऐसे हैं कि कोई शख्स ओन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई ब्लेम करता है एमक्यूएम को, कोई पीपल्स पार्टी को। अब तरीके इंसाफ, क्योंकि तरीके इंसाफ के भी बहुत से लोग वहां से इलेक्ट हुए हैं एमएनएस, और मैं समझता हूँ कि वफाक को इंटरवीन करके उसके मसाइल, जैसे इन्होंने एनडीएमए को कॉन्ट्रैक्ट दिया या कहा गया कि आप जाके वहां पे नालों की सफाई कीजिए। अब इसी दौरान जब कमेटी एक बन गई, जो कमेटी जिसमें फेडरल के नुमाइंदे भी हैं, पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट के लोग भी हैं, उसी दौरान आपने एक नया जिले का शोशा छोड़ दिया, जिससे तकरीबन सारी अपोजिशन पार्टी, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, एमक्यूएम भी है और बाकी पार्टीज लोकल भी हैं, जो कि समझती हैं कि शायद पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन को मनूवर करने के लिए कराची की सतह पर एक नया जिला बना दिया। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, न्यूयॉर्क बहुत बड़ा सिटी है, कराची से बड़ा है, इस्तांबुल है, लंदन है, वहां इस तरह डिस्ट्रिक्ट नहीं बनते। मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब ये नहीं कि आप उसके हिस्से बखरे कर दें, आप उसको टाउन की सूरत में मैनेजमेंट उसकी बेहतर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में कराची के हालात वर्ष से वर्ष तर होते जा रहे हैं और कराची की आवाम और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत परेशान है। इलेक्ट्रिसिटी को देख लीजिए, सफाई, अब दुनिया में कहाँ ये होता है कि आप सफाई भी ना करवा सकें। वो कैसी गवर्नमेंट है जो म्यूनिसिपैलिटी के छोटे छोटे जो इश्यूज हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो किसी गवर्नमेंट से भी हल नहीं हो रहे।
तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का इकदाम, नया जिला बनाना, अगर आपने बनाना था, आप इसको सिंध असेंबली में लेके जाते, जहां सारे पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी है, वहां आप इसका कंसेंसस डेवलप करते। इस वक्त इस चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन बेग साहब, जिस तरह से आप भी फरमा रहे हैं ज़रूरत नहीं थी, अगर बनाना भी था तो असम्बली में लेकर जाते, बाकायदा तौर पर फोरम पर इस पर बहस होती। फिर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर जो रहनुमा है वो भी यही बात कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती थी, आने वाले इलेक्शन की तैयारी है। देखिए, सिंध में तो जो इंटीरियर सिंध है, इसमें तो पीपल्स पार्टी को फिलहाल कोई चैलेंज पॉलिटिकली नहीं है। वो समझते हैं कि हम इंटीरियर सिंध में बहुत स्ट्रांग है। नेचुरली कराची में एमक्यूएम, क्योंकि अब एमक्यूएम का वो जोर नहीं रहा, अल्ताफ हुसैन साहब जब से माइनस हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची में, क्योंकि देखिए तरीके इंसाफ ने पहली बार उनके एमएनए इस तरीके से कराची से इलेक्ट हुए, वो एमक्यूएम की जो हिस्से डिवाइड हो गए, एमकेएम का वो जोर नहीं रहा, एथनिक बुनियादों पे जो वो वोट लेते थे वो नहीं रहा। तो शायद पीपल्स पार्टी भी अब ये चाहती है कि हम कराची में अपना हिस्सा डालें पॉलिटिकली, और जो एरियाज जिसमें सिंधी या जिसमें उर्दू नहीं बोली जाती, जिन अजला में या जिन एरियाज में, उनको सेपरेट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी शहर या मुल्क के लिए एथनिक बुनियादों पे सेपरेशन जो है अच्छी बात नहीं है। ये लॉन्ग टर्म मुल्क को नुकसानदेह होती है। तो बेग साहब, फिर तो दो और स्टेक होल्डर्स हैं, एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी नाखुश हैं। अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने की बात भी की जा रही है। वो क्यों नाखुश हैं इस पर? देखिए, वो ये समझते हैं कि अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते रहेंगे, इजलाफ बनते रहेंगे और एथनिक बेसिस पे आप इसको अलहदा करें, तो मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन में रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ होगा। और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि वो कराची में उस हद तक हिस्सा डाले कि उसको भी उसका शेयर मिले, जैसे कि तहरीक इंसाफ पहली बार आई और खासे एमएनए की सीटें उन्होंने जीत ली, क्योंकि एमक्यूएम के जाने के बाद एक खलासी पैदा हुई है। तो दोनों पार्टियों के एतराज मेरे ख्याल में जायज इसलिए हैं कि आपने उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और असेंबली में बहस करवा लेते। अगर आपने बनाने थे, एक की बजाय दो बना लेते जिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आप कंसेंसस डेवलप कीजिए और लोगों को बताइए कि हमने, अगर इंतजामी तौर पर अगर आप समझते हैं कि हम छोटे यूनिट बनाएंगे और इंतजाम वो तो नजर नहीं आ रहा, और इस चीज की कोई ख्वाहिश भी नजर नहीं आ रही कि आपने आने वाले दिनों में कोई मैनेजमेंट बेहतर कर लेनी है, सफाई का इंतजाम बेहतर होगा, या जो म्यूनिसिपैलिटी के बाकी फवायद हैं वो लोगों तक पहुंच जाएंगे, वहां तो हाल ही बुरा है। देखिए कराची में बचपन में मैंने भी कराची देखा हुआ है, वहां ट्रेन चलती थी, ट्राम में लोग सफर करते थे। अब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक दहाई से वहां पे नहीं है, और इतने बड़े सिटी को आप मैनेज नहीं कर पा ले। और आपने, अल्लाह का शुक्र है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई है, तो अब जो इंतजामी अमूर है वो तय नहीं पा रहे और कोई शख्स उसको ऑन करने के लिए तैयार। हालांकि सिंध गवर्नमेंट का ये हक है, चाहे वो मेयर साहब वहां पे हैं, लेकिन आप क्योंकि वहां पे सरकार चला रहे हैं और वो प्रोविंस का हेडक्वार्टर है और हमारे पाकिस्तान की एक शनाख्त है कराची, तो ये कह देना कि जी मेयर साहब अपने फंड्स का रोनर होते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, वो क्योंकि एमक्यूएम से हैं। तो मसला ये है कि नुकसान पब्लिक का है, कराची वाले लोगों का है, वो एक अजाब में जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, फिर इलेक्ट्रिसिटी का मसला आ गया, सफाई का मसला आ गया, अब ये जो बारिशें होती है, नकासी आप नहीं बेग है, साहब, बिल्कुल, ये अब ये सारी तमाम तर चीजों को मसाइल जो मिलकर आप भी बैठ। जिक्र कर रहे हैं, हम लोग इसको डिस्कस करें। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, कचरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का निज़ाम खुलकर सामने आ जाता है हर साल जब भी बारिश होती है। अवाम इसमें वाकईतन सही कह रहे हैं आप कि अवाम पिस रही है, अवाम को मसाइल का सामने। क्विकली आपसे कॉमेंट चाहूंगा लास्ट में कि अवाम के मसाइल का हल है क्या? क्या वफाक के अंदर कराची चला जाए तो ये मसाइल हल हो जाएंगे? मैं काशिफ साहब इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि वफाक के पास वो आना चाहिए, और ऐसी कोई सूरत यार मजीद खराबी पैदा कर देगी और वफाक यहाँ से बैठ के उसको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकता। ये लोकल गवर्नमेंट्स, और आप लोकल गवर्नमेंट को अगर एम्पावर करें और उनको वो उस तरीके से फंड्स दिए जाएं, तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट खुद करे। वफाक को उसको अपने अंडर कंट्रोल नहीं लेना चाहिए, इससे मजीद तलखी बढ़ेगी। और मैं नहीं समझता कि वफाक यहाँ से बैठ के किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लगा के
ये देखें, ये पब्लिक के नुमाइंदे ही कर सकते हैं। जैसे मेयर, अगर आप उसको फुली पावर कर दें और उसको पैसे भी दें, यहाँ पे 2-3 मेयर पहले जब आए तो बहुत अच्छा निज़ाम चला। एक जमात इस्लामी के थे, मुस्तफ़ा कमाल थे, इन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन अगर आप चाहें कि फेडरल गवर्नमेंट इसको ले ले और यहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ चला जाए और जाके वो शुरू हो जाए, वो मुश्किल होगा और वो उससे मजीद खराबी पैदा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वफाक के अंडर आ जाने से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मसाइल बढ़ जाएंगे। ज़रूरी है कि वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर किया जाए, और कराची में नया ज़िला बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तमाम तर जो मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो इख्तियारात की जंग है, चाहे वो मसाइल जो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला हो रहा है कराची के शहरियों के लिए हो रहा है। कराची आज से जो चंद साल पहले था, अब वो कराची रहा ही नहीं है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, वहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर ज़िला बनाना था तो जिस तरह से बेग साहब ने कहा कि असम्बली में इस मसले को डिस्कस किया जाता, बाकायदा तौर पर बहस होती, उसके बाद इस पर कोई फैसला होता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस हफ्ते 2 साल मुकम्मल हुए। 2 साल में कारकर्दगी क्या रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किस तरह से चैलेंजेस को निपटा, और आगे आने वाले 3 सालों में जो चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह से हुकूमत निपट सकती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए। पार्लिमानी साल का आगाज़ भी हो गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब भी किया। गवर्नमेंट को मईशत से जुड़े चैलेंजेस का तो सामना रहा, लेकिन सियासी बहरान, वजीरों के कलमदान की तब्दीलियाँ फिर सर उठाती रहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हदफ तनकीद रहे। माफियाज का शोर शराबा रहा। जहांगीर तरीन भी नाराज़ हुए, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन की कमज़ोरी की वजह से हुकूमत पर हावी ना हो पाई अपोजिशन, और बहुत सारे मसाइल का सामना रहा। मुख्तलिफ महाज पर हुकूमत को परेशानियां आई, लेकिन अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए उस तरह से वो किरदार नजर नहीं आया। इस पर तो हम बात करेंगे, साथ ही साथ कि अपोजिशन का किरदार क्यों नजर नहीं आया। साथ ही साथ बैनुल अक़वामी जो चैलेंजेस थे, जो खारजा अमूर थे, उन पर हुकूमत किस तरह से तमाम तर मामलात से, तमाम तर मसाइल से नबुर्द आजमा हो पाई या नहीं हो पाई। कश्मीर का मसला रहा, इंडिया के साथ तमाम तर मामलात रहे। इन 2 सालों में जो उतार चढ़ाव रहा, इस पर हम बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, जहां पर मईशत जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना रहा, वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज सियासी बहरान का भी रहा। कभी इत्तेहादी नाराज हो गए, कभी अलहदगियों का सिलसिला चलता रहा। इन 2 सालों को आप किस तरह से देखते हैं हुकूमत के? लेकिन 2 लफ्जों में ये बात कह देना कि हुकूमत नाकाम हो गई या कामयाब हुई, ये बड़ा मुश्किल काम है और ये बहुत ही गैर मुनसिफाना तबसरा होगा। देखना तो ये चाहिए कि हुकूमत होती क्यों है। किसी भी मुल्क में हुकूमत आवाम को सहूलियात देने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, उनको सेहत, उनको खुशी, उनको दौलत देने के लिए या उनको ज़राए वसाइल देने के लिए, पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो नहीं सका। एक तो कोरोना आ गया, उसकी वजह से मामलात बहुत गड़बड़ हो गए। लेकिन कोरोना तो फरवरी में हमारे यहाँ आया और हमने फरवरी में उसकी तैयारी की। उसके नतीजे में हमारी जीडीपी में कमी आई, और जब जीडीपी में कमी आ जाए तो फिर अफरात-ए-ज़र के मामलात भी अपनी जगह पर होते हैं, और हमारी मईशत तो बहुत ही दिगरगूं रही और रहती है और रहेगी। इसके संभलने का अभी कोई इम्कान मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैं लोगों को कसीदा पढ़ते देखता और सुनता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट हूँ, मुझे तो अभी समझ नहीं आना शुरू हुआ कि कहाँ से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये हुकूमत मुमकिन है नारों की हद तक पुरअज़म हो, लेकिन अमली तौर पर हमें पुरअज़म नजर नहीं आई। ये एक मुतज़लज़ल सी हुकूमत है जो कभी किसी तरफ चली जाती है, कभी किसी तरफ चली जाती है। इसको अपने ऊपर यकीन नहीं है, इनकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, और इनकी कोई सिमत जो है वो ऐसी नहीं है कि ये कहा जाए कि ये यकसिमती होकर चल रहे हैं और इसके नतीजे में ये किसी मंजिल पे पूरे मुल्क को पहुंचा देंगे। इनके डिलीवरी का जो निज़ाम है उसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आती। इदारों के दरमियान हम आहंगी नहीं है, यकजहती नहीं है। ये कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे पाकिस्तान के अवाम के साथ, और शायद इसकी वजह यह है कि इन्हें अपने ऊपर एतमाद नहीं है और इनकी अपनी सलाहियतें इस काबिल नहीं है कि ये अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके
और उसकी एक वजह ये हो सकती है कि इन्होंने ऐसा कुछ करके नहीं दिया कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि इन्होंने डिलीवर किया है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो कानून बनाए और पॉलिसी को तरतीब दे, लोगों को ज़राए पहुंचाकर और कानून के जरिए लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। आप खुद फैसला कर लीजिए, दुनिया फैसला कर ले, लोग फैसला कर ले, नाज़रीन देख लें कि क्या पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम ठीक हो गया, क्या पाकिस्तान में पटवार का निज़ाम ठीक हो गया, क्या पाकिस्तान में अदालतों पर लोगों को एतमाद है, क्या पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इत्मीनान के साथ रह सकती है, क्या मेरा बच्चा या बच्ची घर से बाहर गए हो तो मैं पुरसुकून रह सकता हूं कि वो आ जाएंगे, क्या लोगों को रोजगार मिला। 1/3 तो हुकूमत के मुताबिक लोग खतरे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं और मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त 50% से ज्यादा लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं। सफेद पोश लोग बहुत बुरी तरह पिस चुके हैं, वो किसी से मांग नहीं सकते और वसाइल ऐसे मौजूद नहीं है कि कुछ किया जा सके। हुकूमत क्या है, रियासत क्यों में हुकूमत होती क्यों है? हुकूमत इसीलिए होती है कि वो चीज़ों को तरतीब दे और उस तरतीब के नतीजे में लोग इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एतमाद को बहाल करने के लिए अपने बैनुल-अक़वामी दोस्तों में इजाफा करे। ये हुकूमत मुझे बैनुल-अक़वामी दोस्तों में इजाफा करती हुई नज़र नहीं आ रही। हम जिसके पास जाते हैं या पैसा मांगने जाते हैं या इसी तरह के किसी और मामले के लिए जाते हैं, छोटे छोटे ममालिक जो हमसे बेचारे मदद लिया करते थे वो अब हमें डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। कर्जों की एक बहुतात है और इसमें कोई एक हुकूमत नहीं, तमाम हुकूमतों का यही रवैया रहा है कि कर्जों की बहुतात के तो नतीजे अजीम में साहब, जब हुकूमत की जो तमाम तर जिम्मेदारियां होती हैं, जो फ़राइज़ होते हैं, जो रियासत के जो फ़र्ज़ होते हैं अवाम की तरफ, मुल्क की तरफ, जब वो उनको बखूबी सही तरह से नहीं निभा पाते तो अपोजिशन का भी बड़ा अहम किरदार होता है। आप क्या समझते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट अपोजिशन होती है, अपोजिशन का क्या किरदार रहा? क्या अपोजिशन अपनी कमज़ोरियों की वजह से हुकूमत पर हावी भी नहीं हो सकी, बावर नहीं करवा सकी, या वो भी अपने ज़ाती मफाद में ही लगे रह गए? मैं किसी को जाती मफाद के हवाले से नहीं बात कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे नाअहल अपोजिशन पाकिस्तान में शायद कभी नहीं हुई। इस अपोजिशन को ये चाहिए था कि यह हुकूमत का कड़ा एहतसाब करती, ये बजाय इसके कि नेशनल असेंबली और सेनेट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाकर वहां पर गुफ्तगू करने के बजाय अगर कानून साजी को लेकर आती, या हुकूमत हाँ करती या ना करती, कम से कम कानून साजी के मामलात में अपोजिशन जो पहले 5 साल हुकूमत में रही और उससे बाकी जो अपोजिशन है वो उससे पहले 5 साल हुकूमत में रही, 10 साल में उनको कोई ऐसे कानून ही नजर नहीं आए कि वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए, लोगों की भला के लिए, लोगों की फलाह के लिए वो कवानीन को इंट्रोड्यूस करते और उन पर डिबेट होती। पाकिस्तान में कौमी असेंबली और सेनेट का मेयार तकरीबन उस सतह पर आ गया है जिस सतह पर किसी जमाने में जिला कौंसिल में डिबेट हुआ करती थी। और फिर पाकिस्तान में तो हुकूमत है नहीं कोई, हुकूमत होती है मकामी हुकूमत। वफाकी हुकूमत का वो काम नहीं होता कि वो नाले साफ करे, सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो गलियां साफ करे, ये काम तो मकामी हुकूमतों का होता है और आइन से इनराफ किया जा रहा है पिछले कई अरसे से। वो जो लोकल बॉडीज का मामला है उस पर जब तक इंतखाब नहीं होगा, ठीक निज़ाम नहीं होगा, पंजाब में तोड़ दी गई हुई है, इस्लामाबाद वाले के मामला मुकदमात में हैं, कराची वाले वैसे चीख रहे हैं, KPK में अल्लाह जाने क्या हाल है, पूछता ही नहीं है। जब तक आप मकामी सतह पर लोगों को इख्तियार नहीं देंगे, और ये इख्तियार ऐसा नहीं कि वो कोई आके किसी को आगे पीछे कर सके, ये इख्तियार चाहिए जिसमें थाना भी लोकल गवर्नमेंट के तहत हो, जिसमें कचहरी के मामला भी लोकल गवर्नमेंट के तहत हो, जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी के वो तमाम मामला जो हो सकते हैं वो हों। लंदन के मेयर की तरह हम यहाँ इंतखाब तो करवाना चाहते हैं बराह रास्त, लेकिन हम क्या वो इख्तियारात भी देंगे अपने मेयर को? अजीम साहब, मैं आपसे अंदरूनी मामलात के साथ साथ बैरूनी मामलात पर भी कमेंट लेना चाहूँगा। खारजा पॉलिसी, उसके क्या फ़वाइद हासिल हुए पाकिस्तान को? इंडिया के साथ कश्मीर के मामले पर, अफ़गानिस्तान के मामले पर देखा जाए, अमरीका के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात पर, खारजा पॉलिसी के ख़ास जुज़्व क्या देखे आपने? क्या उस महाज पर जिस तरह से कहा जाता है कि PTI कामयाब रही, आप उसको बेहतर देखते हैं? नहीं, मैं इसको कामयाब नहीं देखता। वेरी रिसेंटली
हमारे इश्यूज क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद क्या है। कश्मीर है ना फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद, और हम अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। चले मुदाखलत के तो हम काबिल ही नहीं है कि हम किसी जगह पर मुदाखलत कर सकें, और अब दुनिया मुदाखलत किसी को करने भी नहीं देती। लेकिन कश्मीर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का महवर है, और हमसायों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ईरान से बावजूद हमारे ताल्लुकात बहुत खुशगवार नहीं है, और बाकी क्या रह गया, चीन। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में कभी नरमी आती है, कभी सर्दी आती है। उनमें वो उस तरह पूरी की पूरी उठान के साथ जिस तरह वो चले थे, वो वैसे नहीं चले। जितनी इन्वेस्टमेंट चीन ईरान में करने जा रहा है, पाकिस्तान में तो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सी पैक का तो हम बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन सी पैक के मामला भी हमें बहुत ठंडे नजर आते हैं। अगर ये रेल वाला मामला हो जाए और इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाए, तो बिजली के मामला की भी फिर हमें जरूरत होगी। हम पता ही नहीं, मैं नहीं समझ सकता कि हम किसी तरफ यकसू हैं। हम कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, और बदनसीबी हमारी ये है कि हम शुरू दिन से इस बात के मुतमन्नी थे कि कोई हमें कर्ज दे दे और हमारी इत्तेफाक की सूरत हाल को बेहतर बना दे, तो हम अमेरिका की तरफ चले गए। अब हम अमेरिका से अपने पैराडाइम को तब्दील करना चाहते हैं, तो हमारे लिए दीगर मुश्किलात हैं। हम उनको हल करने के लिए जब तक कंसेंसस नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, सीनियर तजक्कार हमारे साथ मौजूद थे। और इदारों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है, तमाम तरह मसाइल को हल करने के लिए मुकामी हुकूमतों को मजबूत करने की ज़रूरत है, लोकल बॉडीज़ का जो मसला चल रहा है उसको हल करने की ज़रूरत है। वफाक या सूबाई हुकूमत आकर जो आवाम के मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल नहीं कर सकती। उनको हल करने के लिए मुकामी हुकूमतें जब तक मजबूत नहीं होंगी, फाल नहीं होंगी, तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। और पाकिस्तान तरीके साहब की हुकूमत सियासी बहरान के साथ साथ अंदरूनी मसाइल और बैरूनी मसाइल पर कामयाब नज़र नहीं आती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और मुआशी तौर पर जो कहा जाता है कि अशारिये बड़े मुस्बत समत में गामजन है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के 2 साल इंतजामी गफलतों के साथ साथ मईशत पर भी भारी रहे। सनती पैदावार में कमी देखने में आए, बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ, महंगाई आसमान को छूने लगी और अभी भी हालात जूं के तूं है। स्टार्ट में हुकूमत ये कह रही थी कि पॉलिसीज़ बेहतर हो जाएंगी, हम ऐसे कुछ मुश्किल फैसले कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर जाएगी, और अब कहा भी यही जा रहा है हुकूमती बेंचेस से आने वाली जो चीज़ें हैं वो मुतमईन कुन रही, लेकिन अवाम के दरमियान बेचैनी में इजाफा हो रहा है। जब भी हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि मुआशी आशारिये मुस्बत हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, हमने कुछ ऐसे फैसले कर लिए हैं जिसकी वजह से मईशत बेहतर होगी, तो अवाम के दरमियान बेचैनी और इस्तराबी कैफियत में इजाफा हो जाता है। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हैं, वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जीडीपी की ग्रोथ +4% से गिरकर नेगेटिव में आ गई, लेकिन अब भी हुकूमती बेंचेस से आवाजें आती हैं कि जी हम बेहतर जा रहे हैं, मुआशी आशारिये मुस्बत हैं, सब कुछ बेहतरीन है, इकोनॉमी सही डगर पर चल रही है, तो क्या ऐसा ही है? नहीं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जो आदाद शुमार हुकूमत खुद शाये कर रही है उस पर कमेंट करें ना तो ज़्यादा सही होता है। जैसे मैं आपसे 2-3 बातें बता दूं, चूँकि आपने अहम नुक्ते उठाए, बहुत अहम नुक्ते हैं। आवाम का ताल्लुक महंगाई से, वो भी बड़ा अहम नुक्ता है। पहली बात यह कि इनको जो शरह नमू विरसे में मिली थी हुकूमत और स्टेट बैंक के मुताबिक, वो थी 5.5% 2018 में। 2019 जो इनका पहला साल था वो गिर के हो गई 1.9%। तो जाहिर बात है जब 1.9% होगी, जो आप ये देखें कि मशरक़ी पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ था 49 साल पहले, उसके बाद ये तीसरी बदतरीन कारकर्दगी रही और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो माइनस में चला गया। ये तो खुद हुकूमत कह रही है ना, मेरे फिगर्स तो नहीं है। तो जो भी मैं अभी आपको आदाद शुमार दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हुकूमत के स्टेट बैंक के होंगे, अपना मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो मईशत की शरह नमू थी। अब फरवरी 2020 जब आया, उस वक्त तो कोरोना नहीं था, तो उस वक्त आलमी बैंक सब कह रहे थे जी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2% के करीब होगा। तो ये तो फिर उन्होंने ये भी कहा, आलमी बैंक के अल्फाज थे कि ये पाकिस्तान का ग्रोथ रेट भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान से कम रहेगा। अब हमें सोचना चाहिए दुनिया ने क्या कहा, 2% से कम जा रहा था। अब ये -0.4 कह रहे हैं, मगर मेरे ख्याल है ये -1 होगा। मगर जो दूसरी बड़ी अहम बात है कि ये हुआ क्यों,
तो देखिए असल होती है बैरूनी सरमायाकारी, जिसको ये कहते हैं कि जी बैरूनी सरमायाकारी हमारे आने के बाद एतमाद बढ़ा। मैं स्टेट बैंक की फिगर बता रहा हूं, 2018 में आखिरी साल था पिछली हुकूमत का, 5 अरब डॉलर आए एक साल में। इनके दौर में 2 साल में 2 अरब डॉलर आए, यानी 1 अरब डॉलर सालाना आया, जबकि पहले 5 अरब डॉलर सालाना था। ये स्टेट बैंक के आदत शुमार है। अब तीसरा जो आपने कहा, असल में आवाम कहते हैं जी हमारा ताल्लुक महंगाई से है, तो 2016, 2017 और 2018 ये 3 साल जो पिछली हुकूमत के थे, इसमें औसतन स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है 4% औसत रहा। लेकिन अभी आप अगर देखें जनवरी 2020 में, जबकि कोरोना नहीं था, देही इलाकों में खाने पीने की अशिया में 23.9% की फिगर है। ये अदारे शुमारियात की है, मेरी नहीं। 23.8% अगर खाने पीने की अशिया देही इलाकों में बढ़ेंगी, जहां मेरे मुल्क के 12 करोड़ लोग रहते हैं, तो अवाम तो कुचले गए। इस वक्त भी पूरे मुल्क की जो शरह है वो 11% के करीब थी जून में, पिछले साल के। तो ये तो अफरात ज़र का मैंने महंगाई का आपको बता दिया। मगर जो चीज़ परेशानी हुई है वो ये है ना कि रुपए की कदर ऐसा गिरा है कि अब आप ये देखिए कि पिछले 10 साल जो थे, जो है वो पिछले दौर के 2008 से 2018 तक $1 में 5.5 रुपए साल गिरा है। ये फिगर है, एक साल में 5 रुपए 5.5 रुपए गिरा डॉलर सालाना। इनके 2 साल में 44 रुपए गिर गए। अब जब 44 रुपए गिरेंगे यानी 22 रुपया सालाना, तो अब आप ये देखिए हमारा काम तो इंपोर्ट पे चलता है, तेल भी करते हैं, हमारा 50-60 अरब डॉलर की इंपोर्ट से। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। और पिछले अगर 2 साल की सिर्फ हम बात कर लें, आप बड़े बेहतर तरीके से फिगर और डिटेल में बता रहे हैं। अगर ट्रेड पॉलिसी की पिछले 2 साल की बात कर ली जाए तो वाजे नहीं हो सकी। हमारी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन का शिकार रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी की शरह बढ़ी है। जो तरक्याती प्रोजेक्ट थे वो बेहतर तरीके से कोई इनपुट दे नहीं पाए। तो होगा क्या फिर, क्या होने वाले आगे 3 साल कितने मुश्किल हैं इस हुकूमत के? देखिए पहले मैं आपको एक फिगर दे दूं, जो मेरी प्रोजेक्शन है, जिम्मेदारी मेरी है इसकी करेक्टनेस की। ये जो इस हुकूमत के 5 साल होंगे जब पूरे, तो जो औसत ग्रोथ रेट होगा औसतन, वो उससे कम होगा जो इनको विरसे में मिला था। औसत अफरात ज़र 5 साल का इनके दौर का उससे ज्यादा होगा जो इनको विरसे में मिला था। इसका मतलब ये है कि आज हुकूमत को ये चाहिए कि क्या ठीक है 2 साल में जो उनके आदाद शुमार हैं उसको एक्सेप्ट कर लें, उन खराबियों को एक्सेप्ट कर लें, और फिर हमें कौम को बताएं, हमें बताएं, आपको भी बताएं, मीडिया को भी बताएं, आपको बुलाएं और उनसे आपसे कहें कि जी ये अब हमने तब्दीलियां ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मेरे ये ईमान का हिस्सा है, जो थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, उसकी रोशनी में मैं जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि जो इनका मंशूर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो 10 नुकाती एजेंडा इलेक्शन से कुछ पहले इन्होंने दिया था, तहरीक इंसाफ ने, जो चेयरमैन इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद जो वायदे किए थे, उस पर 50% अमल कर लें, 50%। तो मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो 1.5 साल में हल हो सकती हैं। बेरोज़गारी का मसला ठीक हो सकता है, महंगाई में कमी हो सकती है, मईशत की शरह नमू बेहतर हो सकती है, बरामदात बढ़ सकती हैं, कर्ज़ों का हजम कम हो सकता है, बैरूनी सरमायाकारी बाहर से आ सकती है, तालीम और सेहत के लिए हम सारी ज़्यादा रकूम मुख्तस कर सकते हैं। तो जब मेरे मुल्क में अल्लाह ताला ने ये सब दिया है और ये वायदा भी उन्होंने कौम से किया था, तो आज ये क्यों नहीं फैसला करके अनाउंस करते कि जी ये हमारी गलतियां थी, आज से हम ये इस्लाह कर रहे हैं और ये हमारा वायदा था, उसमें हम 50% अमल कर रहे हैं, वो नहीं करते। ऑलराइट, गेट योर पॉइंट। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज पर मैं आपको कमेंट चाहूंगा। बिजली के हम क्राइसिस से निकले तो प्राइसेस में फंस गए। पिछले चंद महीनों से प्राइसेस और क्राइसिस दोनों ही सर उठा रहे हैं। जब तलब और रसद पूरी थी तो फिर ये मसला क्यों आया? देखिए आपने एक अहम नुक्ता उठा दिया। देखिए जब आप रुपए की कदर जब आप गिराते हैं, जैसे मैंने कहा 44 रुपए गिर गए, तो तेल तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वो आपका महंगा हो गया। फिर आपके टैक्सों की चोरी इस दौर में बढ़ी है, यानी जो टैक्सों की वसूली पहले हुई थी पिछले दौर में, उससे ये गिरे हैं। तो ये जो नुकसान हो गया उसको पूरा करने के लिए इन्होंने पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए। आपको पता है कि पेट्रोल पर 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं 1 लीटर के ऊपर, यानी तकरीबन कुछ 40-45 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं। तो जब आपने पेट्रोल बढ़ाए तो बिजली के नर्ख भी जो है वो बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली। तो जब आप बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, अब बिजली की चोरी हो रही है बदस्तूर, तो वो सारे नुकसानात आप आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। तो पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए जो वायदा उन्होंने किया था तवानाई के शोबे में करने का, उस पर अमल दरामद करने के बजाय टैक्सों की चोरी बढ़ी
और आपने जनरल सेल टैक्स बढ़ाया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया, बिजली के नर्ख जो है उस नतीजतन बढ़े, और टैक्सों की चोरी के नुकसानात को बिजली, पेट्रोल और गैस के नरखों से पूरा किया। तो आप चोरी को अगर यहां से पूरा करेंगे तो 22 करोड़ आवाम के ऊपर ये चीज चली गई, तो वो दो तरफ से मारे जाते हैं जो आपने बात की। एक तो कॉस्ट ऑफ सनती की जो पैदावारी लागत है वो बढ़ी, वो उनको महंगी खरीदने को मिली। दूसरे ये कि बिजली का महंगे उनको बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। आवाम दो तरफ से कुछ ले गए। फायदा किसका हुआ? जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी ली, जिन्होंने टैक्स चोरी की, जिन्होंने ईमानदारी से टैक्स नहीं दिए। क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान साहब ने ये कहा था कि टैक्स एमनेस्टी देने का मतलब ये है कि मईशत का खून कर रहे हैं, जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर एक तमाशा लगा रहे हैं, तो हम टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। अब जितनी टैक्स एमनेस्टी स्कीम इस दौरान में दी गई हैं वो दुनिया में नहीं दी गई और पाकिस्तान में नहीं दी गई। मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, मेरी करेक्टनेस की जिम्मेदारी है। दुनिया की तारीख में इतने कम शरह टैक्स पर एमनेस्टी नहीं दी गई। अब देखिए, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं 35% टैक्स दे रहा हूँ अपनी आमदनी पर, ईमानदारी से है 35%। जिसने चोरी करके बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, जो बिल्डिंग पाकिस्तान में मौजूद है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में मौजूद है, हुकूमत के कंट्रोल में है, हुकूमत जब चाहे उसको जब्त कर सकती है, उस पर आपने 1.5% कहा दे दे और माफ हो जाए। तो ईमानदार देखिए नहीं कर सकते आप। तो ये जो नुकसान हो रहा है, जो आपका सवाल बड़ा अहम है कि ये जो नुकसान हो रहा है टैक्स चोरी का, और एमनेस्टी देते चले जा रहे हैं। आपने ये भी एमनेस्टी दे दी कि जो दौलत लूट के बाहर ले गए थे ऑफशोर में, वो लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ टैक्स दे दे। तो हमें तो डॉलर चाहिए थे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिसियां अगर 50% अमल करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कहा था इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन से पहले भी, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। मगर तमाम तर मसाइल ठीक हो सकते हैं अगर खान साहब जो मंशूर अपना लेकर आए थे, जिसके बाद भी तमाम तर बातें करते हैं, उसमें 50% पर भी अमल दरामद कर लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात हैं। माशी आशारिया जो हुकूमत फिगर देती है उसके अकॉर्डिंग तो बेहतर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सूरत हाल मुख्तलिफ है और 3 साल के बाद जो फिगर्स इन्हें विरसे में मिले थे वो मुख्तलिफ होंगे। लेकिन वो जो तमाम तर चीज़ें इन्हें मिली इक़्तिदार में आने के बाद, अगर उन तमाम तर खामियों को एक्सेप्ट करने के बाद पॉलिसीज़ को बेहतर किया जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।